नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। लीगल रिपोर्टर के माध्यम से हम लगातार एक कानूनी शिक्षा देते हैं और एक एजुकेशन देते हैं बहुत देश के बड़े जाने माने वकीलों के माध्यम से। और इसी श्रृंखला में हमने लैंड एक्विजिशन को लेकर दो वीडियो बनाए थे जो आपने पहले देखे और जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। इस वीडियो के ऊपर आपको देखिए लिंक दिया होगा, आप चाहेंगे तो पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन लैंड एक्विजिशन को लेकर जो हमको करीब 10,000 से ज्यादा कॉल्स आई और उन्होंने तमाम अपने लोगों ने अपने प्रश्न दिए कि कहा साहब हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सभी प्रश्नों को हमने एक जगह कॉमन प्रश्नों में बनाया। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डेजिग्नेट सीनियर एडवोकेट रवि प्रकाश मल्होत्रा जी जुड़ गए हैं। आपका 30 साल से ज्यादा बड़ा अनुभव सुप्रीम कोर्ट का है, बड़े मैटर्स करते रहे हैं, संविधान के बड़े मामले किए हैं और लैंड एक्विजिशन के राज्यों के हिसाब से, चूंकि स्टेट ऑफ यूपी के लिए आप लगातार सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं, तो बड़े लैंड एक्विजिशन के मामले भी किए। तो रवि जी से आज हम उन कॉमन क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो करीब 10,000 क्वेश्चंस हमको आए, हमको पूछे गए, हमसे कहा गया कि इनके क्या जवाब हो सकते हैं। तो रवि जी बताएंगे। तो रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इन प्रश्नों के में मैंने कुछ प्रश्नों को बहुत संक्षिप्त बना के उनको शॉर्टलिस्ट किया है। तो मैं शुरुआत सबसे पहले करूंगा एक सबसे इसका ब्रीफ, चूंकि मैं चाहूंगा कि 2014 के पहले जो नया एक्ट आया लैंड एक्विजिशन और 1894 का जो पुराना एक्ट था, ये 2014 के आने के बाद के किस तरह के कानूनी बदलाव आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार क्लाइंट्स आपको फोन करते हैं या लोग आप जो परेशान है वो आपसे बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा एक ब्रीफ में छोड़ा हमें शुरुआती। विप्लव जी, सबसे पहले तो धन्यवाद जी अपने शो पे मुझे आमंत्रित करने का। जी। दूसरा, सवाल बहुत हैं, आप कह रहे हैं 10,000 सवाल। जी। मैं कोशिश करूंगा कि जिस भी आसान से आसान फॉर्म में थोड़ा बहुत शेयर कर सकूं आपके व्यूअर्स के साथ। बहुत बढ़िया। जहां तक 2014 के कानून की बात है जो 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ है जी, तो उसमें कई सारे बदलाव हैं और ये बदलाव दो दिशा में है। एक तो जो एक्विजिशन का एक पब्लिक पर्पस होता है जिसके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट अक्वायर करती है, और दूसरा और सबसे बड़ा उन लैंड ओनर्स का इंटरेस्ट जिनकी लैंड होल्डिंग अक्वायर होती है जी। तो इस वाले कानून में 2000 जो नया कानून है, पहला सबको पता है कॉलोनियल टाइम से 1894 का कानून था, अंग्रेजों के समय का था। उसमें जो प्रोसीजर था वो भी बहुत ही जिसको कहते हैं कि लंबा चौड़ा था, बहुत लिटिगेशन उसमें हुआ। और सबसे बड़ी बात ये जो कॉम्पनसेशन लैंड एक्विजिशन का जो डिटर्मिनेशन की बात थी वो बहुत ही एरोनियस रहता था और सर्किल रेट वगैरह के हिसाब से होता था, तो कभी भी किसी को भी कोई फेयर मार्केट वैल्यू या उसकी फेयर वैल्यू नहीं मिली और लिटिगेशन में मामला करके सालों साल निकल जाते थे। तो अब इस नए वाले कानून का जो डिटर्मिनेशन है वो भी काफ़ी होलिस्टिक उसमें करा गया है। मतलब ये कि जिसका लैंड एक्वायर होगा उसकी भी सहमति उसमें होना ज़रूरी है, नंबर 1। और दूसरा जो उसका डिटर्मिनेशन है, जो फैक्टर्स हैं वो भी मार्केट वैल्यू से लिंक कर दिए गए, जो असली मार्केट वैल्यू है। और सोलेशियम का जो अमाउंट है वो भी, जो भी अमाउंट डिसाइड होगा उसका 100% मिलेगा, जो पहले बहुत कम होता था। और उसके अलावा जो मार्केट वैल्यू डिसाइड होगी वो भी अर्बन एरियाज़ में होगी 2 गुना और जो रूरल एरियाज़ में होगी वो 4 गुना होगी जितना डिसाइड होगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिटर्मिन करेंगी जो इसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा नोटिफिकेशन निकालने के पहले, और उसके बाद। और सबसे बड़ी बात ये भी इसमें है कि रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन उन लैंड ओनर्स का जिनका आप लैंड ले रहे हैं वो भी असेस होगा, और उसके बाद ही जाके जो कॉम्पेंसेशन है उसका डिटर्मिनेशन होगा। एक तो बात हो गई कि 2014 के कानून में आपने लिख दिया कि मुआवजा 2 गुना या अर्बन एरिया में 2 गुना और रूरल एरिया में 4 गुना होगा। लेकिन सवाल ये है कि प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल ये है कि जो हजारों की संख्या में मुझे कॉल आई वो साफ तौर पर कहते हैं कि साहब मार्केट वैल्यू तो चल रही है 100 और अथॉरिटी हमको दे रही है 10,
तो हम कैसे दे दें? तो प्रैक्टिकल कानून और प्रैक्टिकलिटी में ये इतना बड़ा डिफरेंस रवि सर क्यों देखा जा रहा है? देखिए, ये होना नहीं चाहिए, और अगर इस तरह का मापदंड इस्तेमाल किया जाएगा कलेक्टर के द्वारा जी, तो उसको जरूर से चैलेंज करा जा सकता है। ठीक है। स्पष्ट रूप में ये जो 2014 का कानून है वो ये कहता है कि कोई पार्टी अगर अग्रीव्ड होगी तो सबसे पहले तो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार कर दिया है, तो सिविल कोर्ट मसला नहीं जाएगा। पुराने एक्ट में सिविल कोर्ट था, पुराने में जरूरत नहीं, उसमें जरूरत नहीं है, और उसमें ठीक है। स्पष्ट रूप से नए कानून में कहा गया है कि मसला या तो 226 जो आर्टिकल है या 227 में हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है अगर कोई उपयुक्त उस तरह का केस हो। जी। अब जहाँ तक ये मसला है कॉम्पेंसेशन का, तो वो सेक्शन 26 है ये नए वाले एक्ट का, जिसमें ये इनकम ये जो कलेक्टर है उस पे इस बात का सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि 3 तरीकों से इसका कॉम्पेंसेशन डिटरमिन हो सकता है। अब उसका एक तो ये है कि मार्केट वैल्यू हो अंडर द स्टैम्प एक्ट, एक तो वो, दूसरा जो विसिनिटी में जो एवरेज सेल प्राइस है वो, और या तीसरा अगर कोई जो पार्टीज हैं उनका कंसेंटेड अमाउंट हो। ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर अपेक्षा इतने की है और कम किया जाए, तो वो नहीं हो सकता है। क्या रवि सर ये संभव हो सकता है कि अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैं अपने कैमरामैन का नाम अगर मोहन रख देता हूं और मोहन की लैंड है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, उसके पास 2 बीघा लैंड है जिसका एक्विजिशन किया जा रहा है, रूरल एरिया में है, तो प्रक्रिया क्या होगी रवि सर, वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिए हमारे दर्शक जो आपको समझना चाहे नए कानून के हिसाब से। नए कानून के हिसाब से मोहन की जो लैंड है जी, सबसे पहले उस लैंड के बारे में नए एक्ट के तहत एक सोशल असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी। ठीक है। कि उसमें उसको अक्वायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो एक मैंडेटरी चीज़ है। उस सोशल असेसमेंट रिपोर्ट के 1 साल के अंदर ही नोटिफिकेशन आ सकती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप acquire चलते हैं। करने का। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को आप चैलेंज कर सकते हैं। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट अगर नहीं बनती है तो उसको चैलेंज करा जा सकता है, और अगर नोटिफिकेशन आ गया हो, ठीक है, इसके उसको बाद कर सकते हैं सीधे हाई कोर्ट में रिट पिटिशन के द्वारा, ठीक है। एक्ट एनेबल करता है। ठीक है। उसके बाद एक बार जब ये सेक्शन 11 के तहत जो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन होता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के 1 साल के अंदर उसको आना चाहिए जैसा मैंने कहा, तो उसमें ऑब्जेक्शंस जो हैं मोहन के मंगवाए जाएंगे, उसको ये अधिकार होगा ऑब्जेक्शंस देने का। ठीक है। ऑब्जेक्शंस देने के बाद एक बहुत अहम मसला ये है कि एक रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम बनाना ज़रूरी है मोहन के लिए, क्योंकि उसका लैंड एक्वायर हो रहा है। बिल्कुल। वो अगर नहीं बनती है और मैटर प्रोसीड करता है, तब भी मोहन को अधिकार है उसको चैलेंज करने का सीधे हाई कोर्ट में कि इन्होंने ये स्कीम नहीं बनाई है। ठीक है। अगर फर्ज किया इन्होंने असेसमेंट स्कीम बना दी, उसके बाद नोटिफिकेशन सही निकाल दिया समय अवधि के अंदर, उसके बाद इन्होंने ऑब्जेक्शंस दे दिए मोहन ने, और उसके बाद ये रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम बन गई, उसके बाद फिर एक फॉर्मल डिक्लेरेशन करना होता है अथॉरिटी को कि अब ये नोटिफिकेशन आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होता है, और अगर ये सब नहीं होता है तो उस एक्विजिशन नोटिफिकेशन को लैप्स माना जाता है, और अगर ये सब फैक्टर्स हो जाते हैं तो उसके बाद फिर शुरू होती है प्रक्रिया कॉम्पेंसेशन डिटरमिन करने की। और ये जो सेक्शन 19 जो मैंने कहा, जो एक डिक्लेरेशन आता है, उसके साल भर के अंदर कलेक्टर को ये अमाउंट जो मैंने सेक्शन 26 बताया इन फैक्टर्स के हिसाब से, तो मोहन के ऑब्जेक्शंस आ गए, मोहन इंटरैक्ट करेगा, अपना भी अपेक्षाएं बताएगा, और कलेक्टर को लेना है अमाउंट या तो जैसा मैंने पहले बताया था मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो स्टैम्प एक्ट में होती है, या जो आसपास के एरिया में अप्रॉक्सीमेटली क्लोजर इन पॉइंट ऑफ टाइम ज़मीन बेची गई हो, या कंसेंटेड अमाउंट। इसमें से इन तीनों मापदंडों में से जो हायर फिगर है, हायर फिगर उस हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से कॉम्पेंसेशन को डिटरमिन होना है। तो आपको ये समझ लेना है कि 3 कैटेगरी में, जैसा रवि सर कह रहे हैं, 3 कैटेगरी में कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन जो हायर अमाउंट होगा वो अप्लाइड होगा नए कानून के हिसाब से। नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और ये डिटर्मिनेशन सबसे अहम है, और ये डिटर्मिनेशन जो कॉम्पेंसेशन का है, यही व्यक्ति विशेष के लिए सबसे अहम चीज़ है, जिसका लैंड, जिसकी ज़मीन ली जा रही है। तो जो कृषक है या जो भूमि का जो मालिक है, उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है, और इसलिए भी अहम है क्योंकि जो सोलिशियम है उसका एक्ट ने अमाउंट
100% कर दिया है, तो उस पे 100% सोल्यूशन अमाउंट मिलेगा, और इसी पे अगर जमीन रूरल एरिया में है तो 4 गुना वही अमाउंट का मिलेगा, या अगर अर्बन एरिया में है तो डबल मिलेगा। तो ये सबसे जरूरी है। ठीक है। जिसमें अब जो जागरूक रहने 3 की बात है। मापदंडों के हिसाब से उसको सर्किल रेट या 2-3 जो आपने बताए, उसके हिसाब से उसको अथॉरिटी को जाके बताना है कि जो फिर से हम उस मोहन पे आ जाते हैं कि मोहन को जानकारी मिली कि नहीं साहब, हमारी तो जमीन की वैल्यू 100 रुपए थी जबकि अथॉरिटी ने 10 रुपए लगाई है। अब सवाल ये है कि कलेक्टर को उसने लिख के दिया, और जिस अथॉरिटी का आपने जिक्र किया जो कानून में भी है, क्या उस अथॉरिटी के बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा? एक तो डिटर्मिनेशन होता है कलेक्टर लेवल पे जी। कलेक्टर ने डिटर्मिनेशन कर दिया, और इसमें हम अज्यूम करते हैं कि मोहन इन्वॉल्व रहेगा प्रोसीडिंग्स में, उसने ऑब्जेक्शंस ऑलरेडी दे दिए होंगे, और उसके हिसाब से उसका निस्तारण होके ये अमाउंट डिटर्मिन होगा। अगर किसी वजह से कोई डिस्प्यूट है इसके बारे में, मोहन को डिस्प्यूट हो सकता है कि जो डिटर्मिनेशन कलेक्टर ने करा है वो कम करा हुआ है, या जिसके बेनिफिट के लिए एक्वायर हुई है, अगर कोई प्राइवेट एंटिटी के लिए, कोई निजी एंटिटी के लिए हुई है, उसको भी हो सकता है। तब इसी नए एक्ट में एक अथॉरिटी का गठन करा गया है जिसको बोलते हैं रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। तो उसके बाद अगर कोई असंतुष्ट होगा इस डिटर्मिनेशन से, तो वो एप्लीकेशन देगा कलेक्टर को, और कलेक्टर को पे ये अनिवार्य है उसके लिए कि उसको रेफर करे अथॉरिटी को, और अथॉरिटी फिर उसको डिसाइड करेगी। उसके बाद फिर अगर अथॉरिटी जिस वे में भी फैसला करती है, फिर अपील का प्रावधान है हाई कोर्ट को। ठीक है, ये अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये अथॉरिटी कौन हेड करेगा, कंपोजिशन क्या होगा, और ये अथॉरिटी क्या कलेक्टर से ऊपर होगी? तो और ये एक लास्ट और कि अथॉरिटी का दिया हुआ जजमेंट, अगर मोहन को लगता है कि नहीं अथॉरिटी ने भी मेरे साथ न्याय नहीं किया है, तो क्या वो ऊपर की अदालत में जा सकता है, या वो क्या प्रावधान होगा? तो ये जो अथॉरिटी है ये नए एक्ट में बनाई गई है सेक्शन 51 में, इसको बोलते हैं लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट अथॉरिटी। ठीक है। जिसको ये डिस्प्यूट सिचुएशन में अगर कलेक्टर के फैसले से कोई शुभ हो वो कर सकता है, तो रेफरेंस आती है इस अथॉरिटी को। उसके बाद जो कॉम्पोजिशन है इस अथॉरिटी का, ये अथॉरिटी गवर्नमेंट बनाती है, और ये सिंगल पर्सन की अथॉरिटी होती है, और इसमें या तो कोई सर्विंग डिस्ट्रिक्ट जज इसको हेड कर सकता है, या कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो, या कोई वो भी हो सकता है लीगल प्रैक्टिशनर जिसके कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस हो। तो राज्य सरकार ही उसे तय करेगी? तो राज्य सरकार उसको तय करेगी, अथॉरिटी बन जाएगी, अथॉरिटी के सामने रेफरेंस जाएगा, फिर अथॉरिटी अपॉर्चुनिटी देगी और अपना फैसला लेगी। तो आपने जैसा कहा कि अथॉरिटी को अप्रोच करने के लिए आपको वाया कलेक्टर ही जाना पड़ेगा? कलेक्टर को एप्लीकेशन देनी होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कलेक्टर पे ये अनिवार्य है उसके लिए कि रेफर करे अथॉरिटी को। ठीक है, ठीक है। अब आप अथॉरिटी में मोहन पहुंच गए, और अथॉरिटी में एप्लीकेशन देने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो अगर अथॉरिटी में रेफरेंस गया है और अथॉरिटी ने उस पर फैसला लिया जिस वे में भी, और अगर मोहन उसके बारे में असंतुष्ट है, तो उसके बाद अपील का प्रोविजन है। अथॉरिटी के फैसले के बाद सेक्शन 74 में अपील का प्रोविजन है, जो उस अथॉरिटी के फैसले के अगेंस्ट हो सकती है। वो सीधे हाई कोर्ट जाएगी? वो सीधे हाई कोर्ट जाएगी, और उसके बाद फिर वही प्रोसेस रहेगा। अपील हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने अपील डिसाइड करी, और फिर मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में आना है तो एसएलपी के माध्यम से आएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया एपेलेट प्रोसीजर, कलेक्टर, उसके बाद ये रेफरेंस अथॉरिटी, उसके बाद अपील टू द हाई कोर्ट, एंड पॉसिबली उसके बाद एसएलपी टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, अगर इसके पहले मैं इसको कहूँगा प्री कलेक्टर या प्री कॉम्पेंसेशन डिसीजन स्टेज, उसमें एट एनी स्टेज अगर प्रोसीजर में किसी तरह का लैप्स हो तो रिट फाइल हो सकती है, कि जिससे जो लैंड ओनर है उसका जो इंटरेस्ट है वो सुरक्षित रहे। मतलब बहुत साधारण शब्दों में बताएं तो लैंड एक्विजिशन का जब आपने पहली बार राज्य सरकार ने प्रोसेस शुरू किया, और मुआवजा मिलने के पहले का के बीच का जो पूरा एक तरह से प्रक्रिया है, वो आपके मुताबिक चैलेंज हो सकती है। और एक और भी इसमें बहुत अहम मसला है कि एक्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट में अगर अपील आती है तो हाई कोर्ट कोशिश करेगा कि जितनी जल्दी हो उसको डिसाइड कर दे,
और ये भी कहा है कि 6 महीने के अंदर 6 मंथ टाइम दे दिया है, 6 मंथ्स दे दिया है। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं। हाँ, ये भी अपने आप में एक सच है, लेकिन अब क्योंकि इस एक्ट ने ये एक समय सीमा कर दी है और जो स्टेक्स हैं, जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है वो कम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो जो लैंड ओनर है उसके पास ये भी है कि अगर वहाँ पर अपील पेंडिंग रही 6 महीने से ऊपर, तब और भी वो रेमेडीज इस्तेमाल कर सकता है उसको ये करने के कि एक्ट 6 महीना अगर कह रहा है तो अब जैसे अगर बात करी जाए सुप्रीम कोर्ट आने की, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी रिट फाइल हो सकती है करके कि यहाँ पर ये मामला है, कई सारे ऐसे मामले महीनों 6 महीने से ऊपर या सालों साल पेंडिंग है, तो उसमें भी रिलीफ मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। तो इसका साधारण तौर पे मतलब यही है कि मोहन ग्रीवांस लेके अपना पहुंचे, जैसा कि रवि सर ने कहा है, नया कानून स्पष्ट रूप से 6 महीना कह रहा है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि प्रोसीजर का हवाला देते हुए, आपको याद है कि मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं कि साहब हम हाईकोर्ट में मुकदमा तो कर दिया लेकिन सालों से अटका पड़ा है। एक तो कोविड के पीरियड के दौरान सुनवाइयां नहीं हो रही थी, अब निश्चित रूप से कोर्ट रेगुलर होना शुरू हुई हैं, तो ये 6 महीने के अंदर वो सब प्रोसीडिंग्स भी शामिल है रवि सर? 6 महीने में एपेलेट प्रोसीडिंग्स शामिल हैं। जब डिटर्मिनेशन हो जाता है, जब फैसला आ जाता है रेफरेंस अथॉरिटी का, उसके बाद अगर या तो मोहन या जिसके लिए ज़मीन अधिकृत करी गई है, वो 6 महीने का वो टाइम है जब हाई कोर्ट में अपील आती है। ठीक है, हम अगले एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रवि सर से। एक प्रश्न लगातार पूछा जाता है कि मुआवजे का निर्धारण हमारा 2014 के कानून के बाद का होगा या पहले का होगा? इस साधारण से प्रश्न का चूंकि लोगों के पास जवाब नहीं है, एक्ट क्या कहता है बहुत स्पेसिफिक, वो थोड़ा सा बिल्कुल बता दीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत आता है जी कि 14 के पहले का होगा कि तो अब ये जो स्थिति है इसके बारे में सेक्शन 24 जी जो नए एक्ट का है वो निर्धारित करता है कि जो पहले के एक्ट के हिसाब से जो प्रोसीडिंग्स थी वो कब लैप्स करेंगे। डीमिंग प्रोविजन उसमें कर दिया गया है, और सिंपली उसमें जो मैं पहले बताता हूँ कि एक्ट जो 2014 का एक्ट है उसमें क्या प्रावधान है। तो उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई अवार्ड नहीं दिया गया हो जिस समय नया एक्ट आया है, अगर पुराने एक्ट के हिसाब से प्रोसीडिंग्स हो रही हो और कोई अवार्ड ना आया हो, तब तो सीधे सेक्शन 11 पहले वाले एक्ट का था, अगर अवार्ड नहीं आया हो तब तो सीधे वो प्रोसीडिंग्स लैप्स कर जाएंगी, और जो ये नया वाला एक्ट है उसके हिसाब से प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अब नया वाला एक्ट तो जैसा मैंने कहा कि डेफिनेटली जो लैंड ओनर है, जो भूमि का मालिक है, उसके फेवर में माना जाएगा, क्योंकि उसकी कंसेंट से या उसकी जो अपेक्षाएं हैं उसका पूरा ध्यान रखने की इसमें बात है। सुलेशन भी बढ़ा दिया है, फैक्टर करके उसको 2 गुना और 4 गुना भी कर दिया है। तो सबसे पहले तो अगर कोई अवार्ड उसमें नहीं दिया गया है तो वो लैप्स मानी जाएंगी पहले के हिसाब से और नए वाले के हिसाब से चलेंगी। ठीक है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर अवार्ड दे दिया गया है, जो पहले के एक्ट के हिसाब से प्रोसीडिंग्स चल रही थी, अगर अवार्ड दे दिया गया है तो प्रोसीडिंग्स तो कंटिन्यू करेंगी, लेकिन वो केवल 2 ही सूरत में एक्ट के हिसाब से कंटिन्यू करेंगी। और उसमें ये कि जो एक्ट है जिस सूरत में उनको अबेट होगा, तो उसमें ये कहा गया है, उसमें वो प्रोवाइजो है उसका कि अगर ये अवार्ड एक तो 5 साल या उसके पहले दिया गया हो, जो ये 2014 का एक्ट है उसके पहले, एक तो ये, और अगर उसमें फिजिकल पोजेशन जो जमीन का है अगर वो नहीं लिया गया हो, तब वो जो है वो लैप्स कर जाएंगी और नया के हिसाब से चलेगा। एक्ट में कहा गया है और या उसका मुआवजा ना दिया गया हो, तो अवार्ड हो गया है लेकिन मुआवजा ना दिया गया हो तब, या अवार्ड हो गया है और जमीन का फिजिकल पोजेशन ना लिया गया हो। ठीक है। ईदर ऑफ दीज 2 चीजें अगर नहीं होती हैं तो फिर यह माना जाएगा कि वो अवार्ड कोई इफेक्ट का नहीं है और प्रोसीडिंग्स लैप्स हो गई हैं। ठीक है। तो ये और शब्द का इस्तेमाल था। अब हुआ ये कि इसमें मामला लीगल उसमें चला गया और सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। 3 जजों की एक पीठ ने होल्ड किया कि और को और ही माना जाएगा अगर इसमें से एक भी फैक्टर सेटिस्फाई नहीं हुए, नेमली कि अगर फिजिकल पोजेशन नहीं लिया गया हो तो, या मुआवजा ना दिया गया हो, तो लैप्स मानी जाएंगी पुराने अवार्ड के हिसाब से। और पुराने अवार्ड में हमको पता ही है कि जो कॉम्पेंसेशन है वो बहुत ही कम जो है वो दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद मामला
सिमिलर मामला एक और 3 जज बेंच के सामने आया जिसने ये होल्ड किया कि नहीं, इस और को एंड होना चाहिए, मतलब ये दोनों फैक्टर्स होने चाहिए, तभी लैप्स मानी जाएंगी। और ये जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच थी, ये जिनका 24 जज साहब का नाम जी। है, उन्हीं के अध्यक्षता में ये दूसरी वाली पीठ थी। हम्म। अब जब 3 जज की बेंचों में विषमता आई, एक ने कहा कि और को और ही माना जाएगा जो एक्ट में दिया गया है, दूसरे ने कहा नहीं और को एंड माना जाएगा। और ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तब तो आप सोचिए अगर किसी को कॉम्पेंसेशन ना मिला हो पुराने के हिसाब से तो अपने आप में इनफ होना चाहिए कि ये लैप्स कर गया है, खासकर जब एक नई रेजिम, नया एक्ट आ गया है जिसमें जो व्यक्ति विशेष है उसके बेनिफिट की बातें कही गई हैं, प्रावधान भी चेंज कर दिए, मुआवजे के तरीके भी बदल गए, एकदम रिसेटलमेंट पे जोर है, सोशल इम्पैक्ट पे है, उस पे इतना एम्फोसिस है, तो उसके हिसाब से तो यही चलना चाहिए कि और को और ही मानना चाहिए था, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट आप दीजिए इंडिविजुअल को। ठीक है। लेकिन उन्होंने जब एंड इसको माना और इस तरह की विषमता हुई 2 बेंचेस में, तो एक 5 जज की संविधान पीठ का गठन हुआ जी। अब मैं उसके बारे में ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि जो 3 जजों की एक पीठ थी उसकी जो जज साहब अध्यक्षता कर रहे थे उन्हीं को संविधान पीठ की अध्यक्ष बनाया गया जी। उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लिया, बहरहाल लीगली उसको ये कहा गया कि नहीं, ये संविधान पीठ जो है वो ठीक माने में कॉन्स्टिट्यूटेड है। संविधान पीठ ने यही होल्ड किया कि ये जो स्टैट्यूटरी जो प्रावधान है और इसको एंड ही रीड किया जाएगा। तो अब इस समय जो लॉ है, इस समय जो कानून, जो नियम है वो यही है कि अगर पुराने एक्ट के हिसाब से अवार्ड पास हो गया है तो उसी सूरत में लैप्स होगा अगर दोनों फैक्टर्स ये सेटिस्फाई होंगे कि एक तो जो फिजिकल पोजेशन है उस अधिकृत भूमि का वो नहीं लिया गया है और एंड उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया। इसका मतलब ऐसा तो बहुत ही रेयर केसेस में हुआ हो कि या तो मुआवजा ना दिया गया हो, थोड़ा भी चाहे मुआवजा हो, और दूसरा ये कि लैंड का पोजेशन ना लिया मतलब गया। करीब करीब ये एक प्रैक्टिकली बड़ा इम्पॉसिबल हो गया। अब कैसे, वो तो निश्चित रूप से संविधान पीठ का निर्णय है। हालांकि ये बात लगातार चर्चा में आती है कि इसकी रिव्यू दाखिल होनी चाहिए। बतौर सीनियर एडवोकेट आप क्या मानते हैं कि होना चाहिए? देखिए, मैं जो इस पर्टिकुलर प्रोविजन का जो एक्ट में दिया हुआ है उसका तो मैं यही मानता हूं कि देखिए स्थिति ये है कि एक अवार्ड हो गया है पुराने एक्ट के हिसाब से। ठीक है। वो अवार्ड कम से कम 5 या 5 साल से पहले हुआ है। वो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। एक नया एक्ट आ गया है जिससे लोगों की उम्मीदें जगी हैं, जो लोगों के फेवर में है। अब उसमें मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए और शब्द का इस्तेमाल करा गया है कि एक अवार्ड है 5 साल से पहले हुआ है, लेकिन तुम नए एक्ट के हिसाब से ज़्यादा मुआवजा पा सकते हो अगर तुम्हारी ज़मीन का पोजेशन ना लिया गया हो या तुमको उसका मुआवजा ना मिला हो। तो उससे लोगों की उम्मीद जगने का बहुत बड़ा कारण है। अब ये जो फैसला आया है इसका जो इंटरप्रिटेशन है और जो ये हुआ है कि और को एंड रीड किया जाएगा, डेफिनेटली ये जो नए एक्ट की ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो सोशल प्रक्रिया है उस पर काफ़ी तीव्र है। तो मैं तो बतौर अधिवक्ता यही फील करता हूँ कि अगर कोई अप्रोप्रिएट केस आता है तो हर दृष्टि से देखते हुए मेरे हिसाब से इस फैसले का एक लार्जर संविधान पीठ को फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये हर जने को टच करता है। और ये भी नहीं कि इक्के दुक्के भतेरे केसेस हैं इस तरह के हैं जो पुराने कानून के हिसाब से लटके हुए हैं और मुआवजा उसमें आधा तिहाई मिला है, और इसका मेरे ख्याल से पुनर्विचार ठीक है। अगले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रवि सर से जो बातचीत हो रही है, चूंकि एक लेंदी ये कानून है और बहुत सारे प्रश्न हैं, हजारों प्रश्न हैं, लेकिन हमने कम से कम 10 प्रश्नों में उनको समावेशित करने की कोशिश की है। तो ये पूरा प्रोग्राम एक सीरीज की तरह होगा, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और अगली सीरीज का आप इंतजार करें। अगली सीरीज में भी बहुत से प्रश्नों का हम जवाब देते रहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मुआवजा तय होने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो कह रहे हैं कि साहब मार्केट रेट के हिसाब से तो है ही नहीं, कम है, तो क्या भूस्वामी कहता है कि क्या भाई साहब कुछ नहीं तो कम से कम मुआवजा तो ले ले? तो इस स्थिति में
क्या उनको मुआवजा लेना चाहिए? अगर बाई द वे ले लेते हैं, उठा लेते हैं कम मुआवजा, तो क्या उनके जो मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा तय करने के जो विधिक कानून हैं वो क्या कम हो जाते हैं या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, या क्या करना चाहिए उनको? इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो बहुत ही अहम मसला इसमें कंसेंट का है। इस वाले नए कानून में मैंने पता नहीं टच करा कि नहीं करा, लेकिन इसमें जब कोई एक्विजिशन होना होता है तो इसमें अगर कोई प्राइवेट एंटिटी के लिए, कोई निजी एंटिटी के लिए अगर अधिकरण हो रहा है तो 80% लोग, अगर मोहन की बात करी जाए तो उसका कंसेंट होने बहुत ज़रूरी है। और अगर एक एरिया का हो रहा है तो उसमें जितने लैंड ओनर्स हैं उनका 80% कंसेंट होना ज़रूरी है। ऐसे कोई पब्लिक पर्पस के लिए हो रहा हो तो 70% का। ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब मामला ये कॉम्पनसेशन निर्धारण के लिए आता है तब तक ये मान के चल रहे हैं कि कंसेंट थी, क्योंकि अगर कंसेंट नहीं थी तो उसी स्टेज पे रिट फाइल हो सकती है। जैसा मैंने कहा, प्री डिटर्मिनेशन स्टेज कॉम्पनसेशन की। तो वो कितने लोग कर सकते हैं? जैसे 100 लोग हैं और सपोज करिए कि तो अगर 100 लोग हैं, हाँ, तो 100 लोग में से 70 लोग की कंसेंट होना जरूरी है। अगर 50 की ली, हाँ, या कुछ ही की ली, तो बाकी लोग एज अ ग्रुप जा सकते हैं, कह के कि हमारी कंसेंट नहीं है, ये एक्विजिशन नहीं हो सकता है। ठीक है। तो वो उस तरह का ठीक है, उदाहरण के तौर पे। चलिए, उन्होंने कंसेंट भी दे दी मोहन ने, कंसेंट हम मान के चल रहे हैं। तो अब आपका जो सवाल था, जब कंसेंट दे दी है और उसके बाद मुआवजा तय हो रहा है, मुआवजा इनके माफिक तय नहीं हो रहा है, जिसका जैसे मैंने पहले कहा था उसका रेफरेंस में आप अपनी डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, जो रेफरेंस वाली जो अथॉरिटी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुआवजा इन्होंने तय करा है उसको आप ले नहीं सकते हैं, या अगर आप उसको ले, क्योंकि आपकी कंसेंट है, अभी आप शुभ हैं उससे कि ये जो क्वांटम है ये सही नहीं तय हुआ है। और जैसा मैंने कहा, अगर रिसेटलमेंट प्लान नहीं होगा तो वो भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनकी कंसेंट है। मोहन का अगर हम उदाहरण ले रहे हैं तो मोहन की कंसेंट भी है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी है, रिसेटलमेंट स्कीम भी है। केवल अब एक मसला रह रहा है कि ये जो क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन है ये सही नहीं है, जिसकी रेमेडी नए एक्ट में है रेफरेंस अथॉरिटी को जाना। तो मेरी समझ में अगर मोहन उस अमाउंट को ले लेता है और उसने ऑलरेडी ऑब्जेक्शंस कर दी हैं टू द क्वांटम, तो वो हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो फोरक्लोज हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब फैक्टर सेटिस्फाइड है। बहुत ये अच्छा मेरा मानना है। क्योंकि ये लगातार प्रश्न आता है कि हम मुआवजा ले या ना ले। नहीं, तो निश्चित रूप से रवि सर ने क्लियर कर दिया कि वो मुआवजा ले सकते हैं और आपके कानूनी अधिकार इसमें खत्म नहीं हो जाते हैं आगे। बिल्कुल नहीं। जैसा कि अगला क्वेश्चन था उसका आप जवाब दे चुके हैं। मुआवजा तय होने के बाद अगर कम भी है तो क्या मुआवजा ले स्वीकार कर सकता है, उसका आपने जवाब दे दिया। रिट दाखिल, एक गांव कस्बे तालुका क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण अगर किया जा रहा है तो क्या भूस्वामी को अपनी कानूनी लड़ाई स्वयं लड़नी चाहिए या समूह में मुकदमा दायर करना चाहिए? देखिए, इस पर क्या आपकी राय है? इसमें बहुत ही स्पष्ट स्थिति है। इंडिविजुअल अगर उसकी लैंड बड़ी होल्डिंग होगी तब तो ये प्रॉब्ली स्वाभाविक है कि वो इतनी क्षमता भी रखेगा कि खुद आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर एक एरिया एक्वायर हुआ हो जहां पर छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं तो क्लास एक्शन भी हो सकता है, इसमें कोई बार नहीं है, क्योंकि उस पूरे ग्रुप का, और क्योंकि शुरुआत कंसेंट से होती है। ये जो नया एक्ट है इसमें पूरा जोर है, इसका जो पर्पज ही यही है कि ये एक बेनिफिशेंट लेजिस्लेशन के तौर पे है, जिसमें पब्लिक पर्पस का और इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मिश्रण करा गया है। इसमें रिहैबिलिटेशन पे जो है वो फोकस है। इसमें जो लैंड ओनर का उसका इंटरेस्ट कोशिश करी गई है कि मैक्सिमम हद तक प्रोटेक्टेड रहे। तो इसलिए अगर वो इंटरेस्ट डिफीट हो रहा है या उसका पर्पस सर्व नहीं हो रहा तो क्लास एक्शन भी करा जा सकता है। रवि सर, मुझे रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, क्या इनको थोड़ा सा आप ब्रीफ में बता सकेंगे, एक बिल्कुल आम भाषा में समझने के लिए कि ये क्या है? देखिए, अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग लिया जाए जी, तो रीसेटल किसी जने को आप तब करते हैं जब कहीं से आपको उसको अनसेटल करके आप कहीं और उसको रीसेटल कर रहे हैं, मतलब उसके लिए कुछ घर बार वगैरह बना रहे हैं। जी। दूसरा जो रिहैबिलिटेशन है वो ये होता है कि उसके लिए आप कुछ स्कीम्स ले आते हैं। ये नहीं कि आपने उसको यहाँ, सपोजिंग आप जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं वहाँ उसका घर था वो आपने ले लिया, फिर आपने उसको एक और वो दिया, वो तो जैसा मैंने कहा रीसेटलमेंट। रिहैबिलिटेशन जो है वो तब जो उसके लिए आप और व्यवस्थाएं कर देते हैं, जो उसको एक रिहैबिलिटेशन स्कीम बनाते हैं कि अपने को कैसे वो दूसरी जगह में अपने को रिहैबिलिटेट कर सकता है। बट जहाँ तक इसका सवाल है, लैंड एक्विजिशन का जो इस कानून का सवाल है, मैं समझता हूँ इंटरचेंजेबल ही है। तभी उन्होंने
एंड करके करा है। सो मतलब इंटरचेंजेबल हो सकता है, यानी कि जैसा हम जिसका फिर से केस हो। वही उदाहरण ले लेते हैं मोहन का, कि मोहन के गांव का उसकी लैंड का एक्विजिशन चल रहा है, वहां पर एयरपोर्ट आ रहा है, तो रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन में जैसा कि कंपनसेशन तो एक है ही है कि मुआवजा दिया जाएगा, एक प्रावधान ये भी है कि उसको कम से कम परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिल जाए। तो क्या अथॉरिटी में नौकरी के लिए या इस तरह की किसी जॉब प्रोटेक्शन, फैमिली प्रोटेक्शन के लिए भी वो अदालत जा सकता है? मेरा ये प्रश्न। तो ये जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम बनेगी सर, इसमें आपने ठीक कहा विप्लव जी, सर। ये जो एस्पेक्ट है या तो नौकरी देने का या कुछ व्यवसाय का प्रावधान करने का या कोई रिहायशी मकान या फ्लैट देने का, अगर आप किसी को एक जगह से दूसरी जगह वो कर रहे हो, तो ये भी ऐसी स्कीम का पार्ट हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि अपेक्षाएं क्या हैं। इसीलिए ये जो रिहेबिलिटेशन जो सेक्शन 16 में जो ये स्कीम बनना जो अनिवार्य है वो महत्व रखता है। और अगर किसी भी लैंड ओनर की जो आकांक्षाएं हैं या जो अपेक्षाएं हैं अगर वो संतुष्ट नहीं हो रही हैं तो उसको भी वो चैलेंज कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लगातार ये जो स्कीम है ये सबसे ये सोशल पर्पस है, ये रिहेबिलिटेटिव पर्पस है, इसका होलिस्टिक। क्योंकि अगर ये है नहीं रवि सर, अगर ये है नहीं, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट है नहीं, तो फिर नए और पुराने कानून में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल ये स्कीम होना, अच्छा होना और लोगों को संतुष्ट करना ये बहुत जरूरी है। यानी कि आप सेटिस्फाइड अगर नहीं हैं अपने रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए, देखिए क्या होता है जनरली, मुझे जहां तक समझ में आता है कि एक लमसम अमाउंट जो मार्केट रेट से वो तय करते हैं वो आपको दे देते हैं। फिर भी आपको अगर वो नहीं मिलता है और रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट के लिए आप अपनी ये बात रखते हैं लेकिन अथॉरिटी नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आपके लिए खुला, क्योंकि कानून बेसिकली यही कहता है। करेक्ट। तो हम अगले प्रश्न की स्टेज आती है जब आपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर दिए होते हैं, तो आपको ऑब्जेक्शंस, देखिए ऑब्जेक्शंस का क्या है, एक तो बात होती है कंसेंट की। आप ऑब्जेक्शन करेंगे कि हम या तो यहाँ पर खेती कर रहे हैं या हमारे लोग यहाँ पास में कस्बा है वहाँ काम कर रहे हैं, आप हमारी ज़मीन ले लेंगे तो उस सबसे हम वंचित रह जाएंगे। तो ऑल दिस इज एंड हैज़ टू बी, और ये स्पेसिफिक होना जरूरी है, जिस एरिया को एक्वायर कर रहे हैं उसी की कॉन्टेक्स्ट में ये स्कीम आना जरूरी है। ठीक है। मुझे एक अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जो लगातार आ रहे हैं। एक क्षेत्र में अगर 100 व्यक्तियों का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और उनमें से केवल 20 अदालत की शरण में जाकर राहत पा लेते हैं, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि अदालत का अमुक आदेश सब पर लागू माना जाएगा? ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। एक प्रावधान इसमें यह है कि अगर कोई शुभ होता है कलेक्टर के ऑर्डर से और रेफरेंस में जाता है, ठीक है, और रेफरेंस में जो रेफरेंस अथॉरिटी वो ये पाता है कि कलेक्टर ने जो अमाउंट है वो कम तय किया है, तो एक ये भी उसके पास पावर है कि उसको वापस रेफर कर दे फॉर अ प्रॉपर डिटर्मिनेशन। मतलब तो बाकी लोग जो शुभ हैं जी, वो फिर अंडर दिस। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा, जो प्रश्न आता है कि वो कहते हैं कि सब, मैं फिर से वही मोहन का ही उदाहरण ले लेता हूं कि मोहन समेत 20 किसान थे और उनकी सेम लैंड थी। हाँ। जब उनका भूमि, जब कंपनसेशन निर्धारित किया तो सेम किया, लेकिन मोहन नहीं गया और 10 लोग और चले गए, तो मुआवजा बढ़ा, तो वो माना तो सभी का जाएगा या उन 10 लोगों को ही राहत मिली ये माना जाएगा? नहीं, अगर अगर मुआवजा बढ़ा जी, अगर बढ़ा तब तो सबके लिए माना जाएगा। करेक्ट। तब अगर कोई शुभ होगा तो वो होगा जिसको मुआवजा देना है। लेकिन मोहन तो अदालत की शरण में नहीं था। मोहन नहीं था, लेकिन मोहन को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इधर कॉम्पेंसेशन बढ़ा है जी। मैं कह रहा हूं कि उस बढ़ने पे अगर जिसको कॉम्पेंसेशन देना है, जिसके लिए ये अधिकरण हुआ है, वो फिर उससे शुभ होके वो कर सकता है। लेकिन वो बेनिफिट, आपका जो सवाल है, बेनिफिट सबको मिलेगा, बेनिफिट सबको मिलेगा, बढ़ने का बेनिफिट सबको मिलेगा। कम होने का बेनिफिट या उसका जो बेनिफिट, क्या कम होने का जो वो है वो सब पे लागू नहीं होगा अगर वो उसको कम कर रहे हैं, अगर दूसरी पार्टी आती है। करेक्ट। इट इज नॉट, वो तो वैसे ही है जैसे बेल की जो पैरिटी होती है वो ग्रांट पे होती है, रिजेक्शन पे नहीं होती है। बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, ठीक है, बढ़िया सर। जरूरत से ज्यादा, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार प्रश्न पूछा जाए, जरूरत से ज्यादा भूमि सरकार ने अधिग्रहित कर ली है, क्या दोबारा भूस्वामी को वो जमीन वापस मिल सकती है?
दोनों स्थितियों में अगर मुआवजा ले लिया है या अभी नहीं लिया है? सर, ये बड़ा एक प्रश्न आता है कि साहब ले तो लिया है, अच्छा वो कहते हैं कि सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया और जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 5-5 साल तक कुछ हो ही नहीं रहा है। अब किसान तो वो एक अजीब सी कैप्टन एबेंस की पोजीशन में है कि ना वो इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है, ना उसको ये समझ में आ रहा है कि अधिग्रहण हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं देश इतना बड़ा है, सरकारें तमाम एक्विजिशन प्रोसेस करती रहती हैं। उस स्थिति में क्या किया जाए? वो किसान कहाँ जाए उस समय? वो क्या माने कि ये लैंड हमारी रही है या नहीं रही है, एक्विजिशन हो गया या नहीं हो गया? नोटिफिकेशन इशू कर दिया उन्होंने कि हम ये एक्विजिशन करने जा रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन आ गया है और अगर जो लैंड ओनर है उसको लगता है कि उसका लैंड उसमें नोटिफाइड है जी, तो वो वही सब प्रक्रिया चलेगी, उसके ऑब्जेक्शन फाइल करने की, स्कीम बनने की। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उसको पता ना हो कि क्या हो रहा है उसको। तो यानी कि वो तो सब कुछ विद इन द टाइम लिमिट हो गया है चूंकि, हाँ, तो इसलिए जैसे ही जहां टाइम लैप्स करेगा वो चैलेंज कर सकता है। एकदम करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में उसने अपने ऑब्जेक्शंस दिए होंगे, दूसरी स्टेज में वो स्कीम बनाएंगे, तीसरी स्टेज में वो नोटिफाई होगा, वो सेक्शन 19 वाला, और उसके साल भर के अंदर फिर अवार्ड होना है कलेक्टर द्वारा। तो मेरे ख्याल से जो लैंड ओनर उसको पता भी होगा और जागरूक भी उस माने में रहना ठीक है। होगा। अब सपोज कीजिए कि 10 बीघा की सरकार को जरूरत थी और मोहन की जमीन मिला के 12 बीघा हो रही है। अब जो पर्पस था 10 बीघा को एक्वायर करने का वो सरकार ने करके और 8 बीघा पे उस पर काम शुरू कर दिया, जबकि अब ये जो 4 बीघा है वो बच गई। तो मोहन कह रहा है कि मुझे लैंड की जरूरत थी, आपने एक्विजिशन कर लिया, ठीक है, मुआवजा दे दिया, लेकिन अब यूटिलिटी तो है नहीं आपके लिए। तो इस स्थिति में क्या मोहन अपनी जमीन को दोबारा वापस पा सकता है? तो और वो प्रावधान है जी कि अगर जो लैंड एक्वायर हुई है अगर अनयूटिलाइज रहेगी तो उसको वापस देने का प्रावधान है। और उसमें ये है कि अगर यूटिलाइज 5 साल तक नहीं होती है या फिर अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल हुई है, अगर उसमें कोई पीरियड दिया हो तो उसमें जो पीरियड लेटर पीरियड है उस तक अगर यूटिलाइजेशन नहीं होता है, जैसे 5 साल का तो वैसे ही पीरियड है, अगर उसमें 6 साल दिया हो तो 6 साल के बाद फिर जो लैंड ओनर है वो पात्र हो जाता है कि वो अनयूटिलाइज लैंड वापस। तो वो सबसे पहले प्रोसेस में क्या करेगा? जाएगा कलेक्टर को एप्लीकेशन देगा या सीधे कोर्ट उसको करना पड़ेगा जाके? ये एप्लीकेशन फिर देगा तो कलेक्टर को ही, लेकिन अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो उसको नोटिफाई करेंगे कि इतना इतना लैंड बच गया है और उस बेसिस पे फिर क्लेम तो कलेक्टर के ही जाएगा उसका। ठीक है, उस लैंड जो समाहित हो गई है, क्योंकि मतलब उसमें एक एस्पेक्ट वो भी आएगा कि जो उसका मुआवजा दे दिया गया होगा तब तक तो मुआवजा दे दिया गया होगा जी, और वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा। करेक्ट। तो फिर वो भी एक प्रश्न आएगा कि अगर लैंड वापस दिया जा रहा है तो उसका जो प्रोपोर्शनल मुआवजा है वो किस तरह से ट्रीट हो। तो ये एक तरह से डिटर्मिनेशन तो कलेक्टर के ही होगा। कलेक्टर क्या होगा? और क्या ये संभव हो सकता है कि कलेक्टर या राज्य सरकार की इतनी पावर है कि वो सेपरेट जो बची लैंड है वो कहीं किसी और चीज़ों में यूटिलाइज्ड हो जाए? ऐसा कुछ पावर है? देखिए, टेक्निकली अगर प्रावधान लिए जाएं तो वापस करने का प्रावधान है, लेकिन मुझे लगता नहीं है अनलेस इस तरह की कोई स्थिति सामने आती है कि जिसमें लैंड ओनर ने एक बार कंसेंट दे दिए कि मेरी लैंड तुम एक्वायर कर सकते हो, मुआवजा भी उसने संतुष्ट होकर ले लिया है, और अगर फिर लैंड बचती है जो कि कम से कम 5 साल का पीरियड है, तो मुझे लगता नहीं है व्यक्तिगत रूप से कि इस तरह की स्थिति आएगी। क्योंकि 5 साल लंबा पीरियड होता है और जो इसमें दिया हुआ है प्रावधान, इसमें एक समय सीमा हर चीज़ की दी हुई है, तो मुझे लगता नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो जो लैंड ओनर है वो तो एप्लीकेशन दे के अगर ये स्थिति आती है कि लैंड बच रही है, लेकिन ये ज़रा क्वेश्चनेबल है, ये विचारणीय विषय है कि वही लैंड किसी और प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट यूज़ कर ले। क्योंकि इस तरह के कई प्रश्न आए जिन्होंने कहा कि सेपरेट जो लैंड बच गई थी वो फिर कलेक्टर के आदेश से कहीं दूसरी जगह किसी और को यूटिलाइज करने के लिए दे दी गई, जबकि वो बैठे रह गए। तो वो अपनी जमीन मेरे ख्याल से ये जरा सोचने वाला विषय है, इसलिए है क्योंकि ये प्रावधान यही है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट या तो कोई पब्लिक पार्टनरशिप का होगा और नहीं तो कोई प्राइवेट होगा। अगर प्राइवेट एंटिटी ने उसको इस्तेमाल नहीं करा है और जो पर्पस था एक्विजिशन का वो पर्पस वही था,
तब तो एक तरह से फिर ये वापस वेस्ट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ और किसी उसके लिए आप ले लें। बट एट द एंड ऑफ द डे दूसरा फैक्टर ये है कि ऑलरेडी एक्वायर्ड है जिसका मुआवजा दे दिया गया है, तो एक तरह से तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो वो उस पर ज़रा थोड़ा और तो चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि अगर वो वापस चाह रहा है तो डेफिनेटली उसे मुआवजा वापस करना पड़ेगा, और जिस पीरियड के समय तक लिया गया है, सपोज करिए मोहन को 2010 में किसी लैंड का मुआवजा मिला और 2022 तक उसको लगा कि उसकी लैंड यूटिलाइज नहीं हुई है, तो 10 से लेकर 22 तक 12 साल बीत चुके हैं। तो जब वो लैंड वापस लेने जाएगा तो निश्चित रूप से उसको मुआवजे का वो पैसा और क्या इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ये 12 साल का जो पीरियड उसने पैसा अपने पास रखा। अब मोहन को सबसे पहले तो जागरूक रहना पड़ेगा। जो एक्ट कहता है वो 5 साल की पीरियड कहता है अगर अनयूटिलाइजेशन नहीं होता है, और दूसरा किस पर्पस के लिए लिया गया था, तो वो प्रोजेक्ट जो है उसमें अगर कोई और प्रावधान नहीं है 5 से ज़्यादा साल का, तो पहले तो ये हो जाएगा कि एक्सेस लैंड है ये वापस लेने का। उसके बाद इतना ज़रूर है कि जो उसका मुआवजा उसको ऑलरेडी मिल चुका है वो प्रोपोर्शनेट मुआवजा वापस देना होगा अगर लैंड वो चाह रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट के बारे में कुछ इसमें कहा नहीं गया है, लेकिन अब पूरी स्कीम को देखते हुए कि आपने किसी लैंड ओनर से लिया था और वैसे करके, तो वो मेरे ख्याल से ऐसा एकदम कोई बाध्य नियम के तौर पे नहीं है उसको इंटरेस्ट देने का। मोर दिस कि आपने यूटिलाइज ही नहीं करा है, आपने किसी का लैंड ले लिया है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो इंटरेस्ट वाला उस पे है वो चीज़ उस पर लागू होगा, वो चीज़ लागू हो। लेकिन ये भी एक थोड़ा विचारणीय विषय है, क्योंकि अभी तक जो मेरी अपनी थिंकिंग या मेरा जो अपना तजुर्बा है उसमें ऐसा कोई, आपके पास कोई उदाहरण हो तो मुझे पता नहीं। मेरे पास केवल प्रश्न है, मेरे पास जो प्रश्न आए हैं कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है। रवि सर, ये तो सब आपने प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब एक बतौर सीनियर एडवोकेट आपका इतना लंबा अनुभव हो गया सुप्रीम कोर्ट में, इस पूरे कानून को लेकर अदालतों का क्या रुख रहता है, उस पर एक फाइनल हम आपसे चाह रहे हैं। आपने विप्लव जी बहुत ही ये स्पष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और जो प्रैक्टिकल फॉर्म लेता है हमको सबको पता है कि ये मामला घूम फिर के अदालत में ही आता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस समय अदालतों का, खासकर सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही सिंपैथेटिक जो ये नया कानून आया है उसको लेके, और जो अपेक्षाएं होती हैं अपना भूमि मालिकों की और कृषकों की जिनका लैंड एक्वायर होता है, सिंपैथेटिक भी अप्रोच है। इसको फास्ट ट्रैक भी किया जा रहा है और निरंतर अथॉरिटी से कहा जा रहा है कि इसका निस्तारण आप जल्दी करिए और जितना मैक्सिमम मुआवजा हो उनकी कंसेंट के हिसाब से वो दीजिए। तो ये बहुत प्रोएक्टिव इसमें रोल है कोर्ट्स का, और मैं इस बात से आश्वस्त करना चाह रहा हूँ भूमि धारकों को कि ये जो प्रोविजंस हैं नए वाले एक्ट में वो तो हैं ही हैं। बहुत ही सकारात्मक कोर्ट है इस समय, जो रोल है कोर्ट्स का। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का अप्रोच की बात कर रहे हैं या विभिन्न हाई कोर्ट्स भी इस तरह का अप्रोच रख रहे हैं? मैं जिक्र कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, और ये चीज़ ये निरंतर डायरेक्शंस हाई कोर्ट को भी दे रहे हैं जहाँ पर अपीलें वगैरह पेंडिंग है, उसमें भी इस तरह के ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। कई रिटें भी यहाँ पर आई हुई हैं, और जो भी मसला लैंड एक्विजिशन को लेके आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का और शीर्ष अदालत का जब ये ऑब्जर्वेशन और ये जो रुख रहता है तो वो ट्रैवल डाउन करता है। इसलिए जो प्रोसीजर है और जो ऑब्जेक्टिव है इस नए वाले एक्ट का, उसको पूरा उसका इफ़ेक्ट और क्रियान्वयन उसका हो रहा है, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये जो प्रोसीजर है और जो मुआवजे का जो क्वांटम है वो उसी हिसाब से मिलेगा जो पूरी संतुष्टि करे जिनके लैंड एक्वायर होते हैं उनके लिए। ठीक है रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लैंड एक्विजिशन के जितने करीब सवाल 10,000 मैं कॉल्स के हिसाब से जो मैंने ब्रीफ बनाया था उसके हिसाब से करीब आपने प्रश्नों का उत्तर दिया। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, कानून कभी खत्म नहीं हो सकता, मुश्किलें कभी खत्म नहीं हो सकती। हर बार एक ही कानून को लेकर तमाम पहलू सामने आ सकते हैं। तो लगातार आप ये जो वीडियो हमने बनाया है रवि सर के साथ और पूरी सीरीज आपने देखी है, उस सीरीज के साथ ही आप लगातार हमको भेजते रहिए, प्रश्न अपने जरूर भेजिए, लिख के जरूर भेजिए, हमको कॉल जरूर करिए, क्योंकि जिससे पता चल सकेगा
कि हमको किस तरह के प्रश्नों का उत्तर लेना है, और नेक्स्ट टाइम भी रवि सर से उन बचे हुए प्रश्नों का भी हम उत्तर लेंगे कि आखिर ये और जो नए प्रश्न आए हैं उनके क्या जवाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।